हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फूल पत्ती वाली क्लास में मेरे दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परिवर्तन करना है प्यारे दोस्तों, खुद को बेहतर करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिन की शुरुआत बेहतर होनी चाहिए दोस्तों, पूरा दिन बेहतर हो जाएगा। तो आइए लाडलो, अपने चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मानवी जी, लक्ष्मण जी, अमृता जी, डायमंड, प्रिया जी, दीपक जी, दिया जी, अनूप जी, शिखा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका दिन बेहतर हो सके और आप सभी अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम मजबूती के साथ रख सके। तो मेरे लाडलो, सभी की सभी नोटबुक पेन हाथ में रखिएगा और मेरे दोस्तों सभी साथियों को, सभी अपने जो दोस्त हैं, सभी शेर शेरनियों को लाइव जोड़ लीजिए, क्योंकि मेरे लाडलो बिल्कुल राजौरी टीम तैयार है और दोस्तों मैं भी तैयार हूं और आप भी तैयार निश्चित होंगे। सबसे पहले तो वो लाइन दोस्तों जो आपके दिल के अंदर है, बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो आइए दोस्तों इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। 13 जुलाई 2020 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्त, मेरे कुछ साथी नए जुड़ेंगे आज, मैं उनसे कह दूं कि आप बस 7 दिन तक इस क्लास को लीजिए और संडे के खुद की परीक्षा लेना कि आपने जो पढ़ा, आपने जो सीखा, वो आपको दोस्तों नजर आया या नहीं आया। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आज के दिन स्वतंत्रता क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास ने लाहौर में अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। सिंगापुर में सत्तारूढ़ पीएपी पीपल्स एक्शन पार्टी ने आम चुनावों में दर्ज की जीत। भारत में बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़ा कैमरा टैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए नए परिचालन दिशा निर्देश जारी। 10 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। जनजातीय मामले मंत्रालय ने गोल परियोजना पर फेसबुक इंडिया के साथ आयोजित की वेबिनार। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि की स्थगित। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर पहुंचकर हुआ 513 अरब 25 करोड़ डॉलर। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी जैक चार्ल्टन का निधन। और मेरे दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करेगा। देखिए मेरे दोस्तों, वर्तमान तभी पकड़ में आता है जब हम अतीत से कुछ सीखते हैं। वर्तमान तभी पकड़ में आएगा दोस्तों जब हम अतीत से कुछ सीखेंगे और भविष्य तभी दोस्तों अपने हाथ में रुक पाएगा, भविष्य तभी नहीं फिसलेगा। ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ दोस्तों सीखता जाना है। किससे? जो भी असफलताएं हैं उनसे सीखना है। जो आपका पास्ट था दोस्तों उससे सीखते जाइए। वर्तमान में जीना है मेरे लाडलों, लेकिन वर्तमान में अपने अनुभवों के साथ जीना है, सुनने के साथ नहीं जीना है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अनुभव अपने साथ में रखना, ये अनुभव ही आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों, हौसलों के तर्कस में वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ दोस्तों लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। ये जो उम्मीद है ना, एक छोटी सी आशा, मैंने आपसे कहा था निराशा पर भारी पड़ती है दोस्तों, वही आपके साथ होना चाहिए। खुद के अंदर एक जोश होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। मैंने पिछली असफलताओं से सीखा है और अब की बार मैं निश्चित सफलता प्राप्त करूंगा। दोस्तों आज नहीं तो कल मंजिल आपको गले लगाएगी, लेकिन मिलने का मजा तभी आएगा दोस्तों जब आप कठिन परिश्रम करके उसे छीन लोगे। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों। आइए स्टार्ट करता हूं इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आज की दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों आज का पहला सवाल, आज के दिन स्वतंत्रता क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास ने भगत सिंह के साथ ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। यह स्वतंत्रता संग्राम के
किस षड्यंत्र में शामिल थे? मेरे लाडलों, सबसे पहले हमें जानना होगा किसके बारे में? जतींद्र नाथ दास के बारे में। आपने भी जरूर पढ़ा होगा मेरे दोस्तों कि भूख हड़ताल, अनशन के लिए फेमस है कौन? जतींद्र नाथ दास। अब देखना मेरे दोस्तों, जो जतींद्र नाथ दास है ये काम करते थे किसका? बम निर्माण का। किसका काम करते थे? हाँ मेरे लाडलों, धुआं धुआं करने का काम था इनका। क्या? धुआं धुआं करने का काम था किसका? जतींद्र नाथ दास का। बम निर्माण का काम था। अब देखिए इनका जो बम था मेरे दोस्तों, ये चला 1929 में। कब? 1929 में। और 1929 में भगत सिंह, किसने मेरे दोस्तों? जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने मेरे साथियों केंद्रीय जो असेंबली है उस पर क्या किया? केंद्रीय असेंबली पर बम गिरा दिया। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। और इसी बम गिराने पर गिरफ्तार हुए मेरे दोस्तों कौन? गिरफ्तार हुए जतींद्र नाथ दास। और इन पर कौन सा मुकदमा चला? तो इनके ऊपर चलता है लाहौर षड्यंत्र केस। कौन सा चलता है? लाहौर षड्यंत्र केस। तो मैंने आपसे कहा जतींद्र नाथ दास दोस्तों कोलकाता के थे और बम निर्माण में, धुआं धुआं करने में एक्सपर्ट थे। कौन? जतींद्र नाथ दास। और मेरे साथियों 1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो केंद्रीय असेंबली पर बम गिराया था ना, उस बम का निर्माण किसने किया था? भाई साहब जतींद्र नाथ दास ने ही किया था। तो लाहौर षड्यंत्र केस में जेल जाने वाले कौन थे? वो थे मेरे दोस्तों जतींद्र नाथ दास। और ध्यान रखना है इसी के बाद में मेरे दोस्तों 1929 के अंदर ही, कब? 1929 के अंदर ही जेल के अंदर जब दोस्तों इन्होंने देखा कि जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं उनके साथ क्या हो रहा था? उनके साथ दोस्तों दुर्व्यवहार हो रहा था जेल के अंदर। तो इन्होंने स्टार्ट कर दी क्या? इन्होंने मेरे दोस्तों अनशन स्टार्ट कर दिया। और ये अनशन जो था, ये अनशन 63वें दिन दोस्तों, 63वें दिन क्या हुआ? अनशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो अनशन के दौरान ही मेरे दोस्तों इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। किसका? जतींद्र नाथ दास का। तो फेमस थे मेरे लाडलों कौन? जतींद्र नाथ दास फेमस थे भूख हड़ताल, सबसे लंबी भूख हड़ताल या अनशन करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लाहौर षड्यंत्र। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 लाहौर षड्यंत्र। कारण आपको समझ में आ गया होगा। 1929 में दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो धुआं धुआं किया था केंद्रीय असेंबली के अंदर, उसका कारतूस किसने तैयार किया था? उसका कारतूस मेरे दोस्तों जतींद्र नाथ दास ने ही तैयार किया था। और फिर बाद में ये जेल गए लाहौर षड्यंत्र के अंदर। और मेरे दोस्तों वहां पर इन्होंने देखा कि जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। इसी को दोस्तों आधार बनाकर इन्होंने अनशन, भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी जेल के अंदर ही। और 63वें दिन भूख हड़ताल के क्या हो गई? इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, निश्चित याद रखना मेरे दोस्तों। देख लीजिए और देखिए 1904 में जन्म होता है और 1929 में डेथ होती है। 25 वर्ष के अंदर ही दोस्तों, 25 वर्ष के अंदर ही धुआं धुआं कर गए कौन? जतींद्र नाथ दास। अब देखिए मेरे दोस्तों यहीं पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्हीं के ऊपर भारत सरकार ने क्या किया? 1979 में दोस्तों डाक टिकट भी जारी किया। किसके ऊपर? जतींद्र नाथ दास के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिनकी पार्टी ने हाल ही में संपन्न चुनावों में जीत हासिल की है? ये बड़ा आसान है मेरे दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है। देखना आपको कैसे याद कराता हूं मैं। देखिए मेरे दोस्तों सिंगापुर में क्या? सिंगापुर में जीत ली। क्या कर ली मेरे दोस्तों? सिंगापुर में जीत ली। और जीतने के बाद में कौन सा डांस किया? लुंगी डांस किया मेरे दोस्तों। कौन सा डांस किया? लुंगी डांस किया। फिर सुनिए, सिंगापुर में जीत ली और जीतने के बाद क्या हुआ? जीतने के बाद होता है दोस्तों लुंगी डांस। कौन सा डांस? लुंगी डांस होता है। देखना, जीत ली मतलब कि दोस्तों ली उठाया यहां से
और लुंगी से क्या उठा लिया, लुंग उठा लिया। क्या उठा लिया, लुंग उठा लिया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दोस्तों ली सिएन लुंग। क्या है, ली सिएन लुंग। कितना आसान क्वेश्चन है। सिंगापुर जीत ली और जीतने के बाद कौन सा डांस हुआ मेरे लाडलो, लुंगी डांस हुआ। कौन सा, लुंगी डांस हुआ। तो जीत ली लुंग मतलब कि ली सिएन लुंग। ये बने दोस्तों वापस से प्रधानमंत्री। कहां पर, सिंगापुर के अंदर। अब सुनिए सिंगापुर की राजनीति के बारे में मेरे दोस्तों। जो सिंगापुर है, इस सिंगापुर में ध्यान रखना है आपको, प्रधानमंत्री कौन बन गए, प्रधानमंत्री बने हैं ली सिएन लुंग। और ये दोस्तों आज से नहीं है, 2004 से है। कब से है, 2004 से प्रधानमंत्री है। और ध्यान रखना इनकी जो पार्टी है पीपल्स एक्शन पार्टी दोस्तों, पीएपी, ये आजादी के बाद से 1965 से दोस्तों सत्ता के अंदर है। आजादी के बाद से सत्ता के अंदर है कौन दोस्तों, पीपल्स एक्शन पार्टी, पीएपी। तो ध्यान रखना है जब सिंगापुर आजाद हुआ 1965 में, तब से दोस्तों ये पार्टी सत्ता के अंदर है। और 2004 से ये लुंगी डांस वाले भाई साहब क्या हैं, सत्ता के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विपक्षी पार्टी कौन सी है, वर्कर्स पार्टी है दोस्तों। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, प्रीतम सिंह कर रहे हैं। तो दोस्तों वर्कर्स पार्टी ये विपक्षी पार्टी है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रीतम सिंह। अब देखना दोस्तों 83 सीट जीती है किसने, पीपल्स एक्शन पार्टी ने 83 सीट जीती है, जबकि प्रीतम सिंह ने दोस्तों 10 सीट जीती है। और ये इनका क्या है, ये इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है दोस्तों। कौन सा, प्रीतम सिंह का 10 सीट जीतना। और ये कहा गया है कि जो पीपल्स एक्शन पार्टी है, इसको जो वोट मिल रहे थे दोस्तों, वो वोट क्या हो गए, कम हो गए। पहले इसको 70% वोट मिले थे 2015 में। कितने मिले थे मेरे दोस्तों, 70%। जबकि अब 2020 में इसे कितना मिले दोस्तों, केवल 61%। मतलब कि जो वोटिंग है वो कम हुई है लाडलो, किसके लिए, सिंगापुर में लुंगी डांस के लिए। तो ध्यान रखना है, आपसे अगर पूछ ले कि सिंगापुर में क्या चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है ली सिएन लुंग वापस तो बन गए, वापस तो बन गए दोस्तों, लेकिन उन्हें जो वोट मिलते थे वो वोट क्या हुए, कम हुए मेरे दोस्तों। और आपको पता है राजस्थान के अंदर क्या चल रहा है, सियासी संग्राम चल रहा है दोस्तों। और राफेल भारत आ रहा है। अब देखते हैं राफेल को उड़ाने के लिए बीजेपी के पास पायलट आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर दोस्तों जादूगर वापस से खेल दिखाते हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए जादूगर है दोस्तों, वो कुछ ना कुछ तो वो निश्चित ही करेंगे। तो बड़ा आनंद आने वाला है लाडलो राजस्थान के सियासी संग्राम में, राजस्थान के उठा पटक में। और दोस्तों घोड़े किस करवट बैठेंगे, घोड़े क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली है। क्या लाडलो, हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली है। तो घोड़े किस करवट बैठेंगे, हम भी आनंद लेंगे, आप भी आनंद लेना दोस्तों इस चीज का। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ली सिएन लुंग दोस्तों क्या बन चुके हैं, वापस सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन इनका जो वोट परसेंट है वो कम हुआ है मेरे दोस्तों। और चुनावी मुद्दा था कोविड-19 की रोकथाम। क्या, कोविड-19 की रोकथाम चुनावी मुद्दा था। अगला प्रश्न देखिए, देख लीजिए मेरे दोस्तों, ली सिएन लुंग जिन्होंने जीतने के बाद क्या किया, जिन्होंने जीतने के बाद लुंगी डांस किया। क्या किया दोस्तों, लुंगी डांस किया। अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों, निम्न में से किस वन्य जीव की गणना ने विश्व के सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस पर लगाओ मेरे दोस्तों स्टार लगा लीजिए। और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर कह रहा हूं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों इसका जो आंसर है, और आप सभी तो इस क्लास के क्या है, टाइगर है, और मुझे पूरी उम्मीद है टाइगर लोग तो इसका आंसर गलत देंगे ही नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, अखिल भारतीय बाघ गणना कौन सी थी, अखिल भारतीय बाघ गणना, जो टाइगर सेंसस हुआ था दोस्तों, कौन सा सेंसस हुआ था, जो टाइगर सेंसस हुआ था, इस टाइगर सेंसस 2018 को विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप, कैमरा ट्रैप का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग दोस्तों, क्या करना, रिकॉर्डिंग करना ही क्या है, कैमरा ट्रैप है। तो ध्यान रखना है रिकॉर्डिंग करना ही दोस्तों कैमरा ट्रैप है। मतलब कि जो वन्य जीव हैं, पहले दोस्तों उनकी फुटप्रिंट जो है, उनके पैरों का जो दोस्तों चिन्ह है, उसके आधार पर निकालते थे कि भाई कितने
वन्य जीव है। लेकिन अब मेरे लाडलो कैमरा रिकॉर्डिंग की गई किसकी? वन्य जीव की, तो इसे कहते हैं कैमरा ट्रैप। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा किसी वन्य जीव की काउंटिंग करने के लिए कैमरा ट्रैप भारत के अंदर इस्तेमाल किया गया। कब? अखिल जो दोस्तों बाघ गणना हुई थी 2018 के अंदर। अब देखिए ये टाइगर सेंसस के जो रिजल्ट थे वो 29 जुलाई को आए थे। कब आए थे मेरे दोस्तों? 29 जुलाई, क्योंकि विश्व बाघ दिवस कब बनाते हैं? वर्ल्ड टाइगर डे मेरे दोस्तों 29 जुलाई को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस बनाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर जो महत्वपूर्ण बन सकता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो ध्यान रखना है टाइगर मैन ऑफ इंडिया है मेरे दोस्तों कैलाश सांखला। ध्यान रखना है कैलाश सांखला जो है वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। कैलाश सांखला ये जोधपुर के हैं। कहां के हैं मेरे लाडलो? ये जोधपुर के ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों यहीं पर कि जो 29 जुलाई को टाइगर सेंसस आया था 2018 में, इसमें भारत के अंदर कितने टाइगर हैं, कितने बाघ हैं? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों 2967। तो मेरे साथियों 2967 जो है वो बाघ है भारत के अंदर। और सबसे अधिक कहां पर है? सबसे अधिक है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के अंदर बाघ है दोस्तों 500 से अधिक। कितने हैं? 500 से अधिक जो बाघ है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। इसीलिए तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहते हैं। देखिए ये वाली जानकारी अति महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों कि टाइगर सेंसस 29 जुलाई को आता है। 29 जुलाई को ही विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे है। दूसरा प्रश्न दोस्तों कि 2967 क्या है? वर्तमान में बाघ है। और दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं? 500 से अधिक है, लगभग 526 है। अगर हम दोस्तों सटीक आंकड़ा लें तो कितना आया है? सटीक आंकड़ा है 526 का। तो मध्य प्रदेश के अंदर 526 बाघ है जिसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण था जो 2018 में हुआ था और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया। किसके अंदर दोस्तों? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसीलिए चर्चा में आ गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने के कारण। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चित याद रखना। अब देखिए हमारी जो दोस्तों आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी, वो 1972 के अंदर स्वीडन गई थी। कहां गई थी? स्टॉकहोम गई थी। और वहां पर दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए सम्मेलन चल रहा था। उससे जब वो वापस भारत में आई दोस्तों तो उन्होंने स्टार्ट किया भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर। क्या? तो 1973 में मेरे दोस्तों भारत में स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट टाइगर। तो मैंने आपसे कहा था ना लाडलों की एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो समझ लेना अति महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट होता है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। और ये जो मंत्री आपको दिख रहे हैं इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर भाई साहब। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर भाई साहब। और ये कौन से मंत्री हैं? हमारे वर्तमान में दोस्तों पर्यावरण मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्री हमारे वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए योजना की शुरुआत कहां से की गई थी, जिसके लिए हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए हैं? फिर लीजिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सवाल, और वो कौन सा है? वो है दोस्तों FPO। और जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे साथी कहां से मुझे सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश, प्यारे उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं, उन सभी को मैं कह दूं दोस्तों ये सवाल पेपर में आएगा। कहां पर? पेपर में आएगा मेरे लाडलो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जैसे मैं आपको याद कराते चल रहा हूं ना कि भाई लुंगी डांस किया, इससे आप निश्चित नहीं भूलेंगे कभी भी दोस्तों कि जब भी गाना बजेगा, जब भी सिंगापुर आएगा तो लुंगी डांस आएगा, तो अपने आप याद आ जाएगा। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपको कल याद कराया था किसके बारे में? कल दोस्तों मैंने आपको याद कराया था नर्स के बारे में कि नर्स दिवस कब होता है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि नर्स दिवस कब होता है। दोस्तों करंट अफेयर्स को तो डांस कराना है, नागिन डांस। कौन सा? नागिन डांस कराना है। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, आप निश्चित करा देंगे दोस्तों। बस मेरे साथ कुछ दिन जुड़िए, अपने अंदर परिवर्तन को महसूस
कीजिए। जल्दी से बताइए कि जो नर्स दिवस है वो कब बनाते हैं। देख लीजिए आंसर आना चालू हो गया है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कारण क्या है कि आपने समझ लिया कल कि वो कैसे बना 12 मई। दोस्तों क्या वो 12 मई कैसे बन गया। अब देखिए एक कृषक उत्पादक जो संगठन है दोस्तों, ये जो स्कीम है वो चित्रकूट से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? चित्रकूट उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। और ध्यान रखना कब होती है दोस्तों? 29 फरवरी 2020 को। कब होती है? 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट उत्तर प्रदेश से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं गुजराती दिमाग, उनके द्वारा स्टार्ट की गई। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि 29 फरवरी 2020 को एक और दोस्तों योजना स्टार्ट हुई थी जो राजस्थान में कोटा से हुई थी, वो थी सुपोषित मां अभियान। यहीं पर दोस्तों उसे भी नोट कर लेना कि जो सुपोषित मां अभियान है वो भी मेरे लाडलो कहां से? कोटा से स्टार्ट हुआ था। और इसे किसने स्टार्ट किया था? जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिड़ला, उन्होंने स्टार्ट किया था। अब देखिए कृषक उत्पादक जो संगठन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना इनका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, इन किसानों को सरकार की हर सुविधा का लाभ मिल सके। देखना गौर करना, किसानों को दोस्तों सरकार की हर सुविधा का लाभ मिल सके। जैसे कि मेरे दोस्तों लोन की जो फैसिलिटी है उसका किसान को लाभ मिले। दूसरा मेरे दोस्तों कि जो मार्केटिंग कर रहे हैं इससे किसान की जो उपज है इसका उसे सही दाम मिल सके। क्या? किसान की उपज का सही दाम मिल सके। और मेरे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो किसान है उस तक लाभ पहुंच सके। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो किसान है बीच में दलालों तक लाभ नहीं, किसान तक लाभ पहुंचना चाहिए दोस्तों। जो हमारे लिए अन्नदाता है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए। तो किसान तक लाभ पहुंच सके जिससे किसान दोस्तों वो आत्महत्या ना करें। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? चित्रकूट उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है। लेकिन यही खत्म नहीं करेंगे दोस्तों, 5 वर्ष के अंदर कितनों का निर्माण करना है? 10,000 का। तो ध्यान रखना 5 वर्ष के अंदर मेरे दोस्तों 10,000 क्या निर्माण करने हैं? 10,000 कृषक उत्पादक संगठन, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं FPO, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण 5 वर्ष के अंदर करना है। ये किसने कहा है? हमारे कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कहा गया है। सारी बातों को फिर सुनिए। 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट उत्तर प्रदेश से दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि कृषक उत्पादक संगठनों का निर्माण करना है जिससे किसान को सीधा लाभ मिल सके दोस्तों। और किसान को जो भी सुविधाएं सरकार दे रही है उनका लाभ किसान को उपलब्ध हो सके, चाहे तकनीक हो, चाहे मार्केटिंग हो दोस्तों, और चाहे आपका लोन की सुविधा हो। इसके साथ में 5 वर्ष में 10,000 का निर्माण करना है कृषक उत्पादक संगठन का। और मैंने आपको बताया 29 फरवरी 2020 से सुपोषित मां अभियान कोटा से स्टार्ट होता है। और स्टार्ट कौन करते हैं दोस्तों? कोटा बूंदी के सांसद, भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला साहब। कौन? ओम बिड़ला साहब। आइए लाडलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस बनाया जाता है। तो ये मत्स्य पालन जो है ना दोस्तों, इसको कहते हैं फिश फार्मर। क्या कहते हैं? फिश फार्मर कहते हैं मत्स्य पालन को। तो ध्यान रखना मछलियों को पालने वाला, हमें पालने वाले कौन है दोस्तों? हमारे किसान भाई हैं, हमें पालने वाले। और मछलियों को पालने वाले कौन है? जो मत्स्य पालन है वो मछलियों को पालने वाले। तो देखिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस दोस्तों इसे कब बनाते हैं? तो इसे बनाते हैं 10 जुलाई को। कब दोस्तों? 10 जुलाई को बनाते हैं राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस। अब आप पूछोगे कि सर इसे कैसे याद करें? तो दोस्तों बड़ा आसान काम है, जल्दी से काउंट करो फिश फार्मर के अंदर कितने वर्ड हैं दोस्तों। तो आप देखोगे कि कितने लेटर हैं, FISH 4 ये हो गए दोस्तों, और FARMER तो 6 ये हो गए। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया मेरे लाडलों 10। कितना हो गया? टोटल हो गया 10। और महीना कौन सा चल रहा है? महीना चल रहा है जुलाई का। कौन सा? जुलाई का, मानसून का, सावन का महीना है दोस्तों। तो ध्यान रखना 10 जुलाई को बनाते हैं कौन सा? फिश फार्मर दिवस
10 जुलाई को बनाते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों कि भाई 10 जुलाई को बनाया हमने कौन सा, फिश फार्मर डे, और 2020 में जो बनाया दोस्तों वो कौन से नंबर का था, ये था 63 नंबर का। कौन सा था, 63 नंबर का था। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न याद करा रहा हूं आपको, देखना मेरे दोस्तों, आपने गाना सुना होगा वो, आज ब्लू है पानी पानी। कौन सा, आज ब्लू है पानी पानी। और आप जानते हो दोस्तों मछली जल की रानी, क्या, मछली जल की रानी। तो आपसे पूछ ले आज ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू से बन गया दोस्तों कौन सा, नीली। और आपसे अगर पूछ ले कि जो नीली क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो दोस्तों मैंने आपसे कहा ना मछली जल की रानी, तो मछली से संबंधित है दोस्तों नीली क्रांति। तो अगर आपसे पूछ ले कि मत्स्य पालन से संबंधित है मेरे लाडलों कौन सी क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। तो आज ब्लू है पानी पानी और मछली जल की रानी। तो दोस्तों मछली पालन से संबंधित है कौन सी, नीली क्रांति जो है वो मछली पालन से संबंधित है। अब देखिए मेरे लाडलों इसका जो आंसर है वो तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, 10 जुलाई। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि इसका उद्देश्य क्या है, मत्स्य पालन का उद्देश्य क्या है, तो ये दोस्तों ध्यान रखना है आपको, इसका उद्देश्य है कि हमारा उत्पादन बढ़ाना, किसके अंदर, जो मछलियों का दोस्तों जो उत्पादन है इसको बढ़ाना। दूसरा मछली पालन के लिए जो नेट उपयोग में करते हैं हम, जो जाल उपयोग में लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो दोस्तों। और तीसरा क्या है, तकनीक बेहतर हो सके, क्या हो सके, तकनीक बेहतर हो सके। तो ये सभी उद्देश्य हैं किसके, इस मत्स्य पालन दिवस को बनाने के। और वर्तमान में कौन सा है, 63 नंबर का बनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों वर्तमान में जो मत्स्य पालन दोस्तों मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है, तो उसके मंत्री वही हैं जिन्होंने कन्हैया लाल को हराया था बेगूसराय से। कहां से, बेगूसराय से कन्हैया लाल जो आजादी मांग रहे थे दोस्तों, उनको हराया था किसने, गिरिराज सिंह ने। किसने, तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछ ले कि जो मत्स्य पालन मंत्रालय है इस मंत्रालय के मंत्री कौन है मेरे लाडलों, तो इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। कौन है, गिरिराज सिंह, जो कहां से चुनाव जीते थे, बेगूसराय बिहार से चुनाव जीते थे कन्हैया लाल को हरा करके। तो अच्छा क्वेश्चन है, निश्चित याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल की शुरुआत की है। कौन सा पोर्टल है, असीम पोर्टल है। चलो दोस्तों पानी आया है तो याद कीजिए कल आपने मम्मी से क्यों चप्पलें खाई थी दोस्तों, जब आपने पानी को क्या बोला, हाइड्रो बोला था। क्या दोस्तों, हाइड्रो बोला था, कुछ याद आ रहा है, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया, रेबीज दोस्तों, लुई पास्चर ने किसका टीका बनाया था, रेबीज का। कुछ याद आ रहा है वो क्रम जो मैंने आपको याद करवाया था दोस्तों, लूपा, पालू, कुत्ता और रेबीज। और मैंने आपसे कहा था कि जब आप घर पर कहोगे हाइड्रो, और दोस्तों आपके क्या पड़ने वाली है, छित्तर पड़ने वाली है, चप्पलें पड़ने वाली है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। अब देखिए असीम जो पोर्टल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पोर्टल है। कौन सा, असीम पोर्टल। किसने स्टार्ट किया है, ये बाद की बात है दोस्तों। सबसे पहले आप यहां पर क्या कीजिए, इस असीम की फुल फॉर्म देखिए कि इस असीम की फुल फॉर्म होती क्या है। ए का मतलब होता है मेरे लाडलों आत्मनिर्भर। क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। तो ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर आत्मनिर्भर है आज से, ठीक है। और दूसरा एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्किल्ड। क्या होता है, स्किल्ड होता है। ई और ई ये समझने वाला है। पहले वाले ई का मतलब है एम्प्लॉयर। क्या है दोस्तों, एम्प्लॉई। और अगले वाला जो ई है इसका मतलब है एम्प्लॉयर। क्या है, एम्प्लॉयर। तो ध्यान रखना है, एक है एम्प्लॉई और एक है एम्प्लॉयर। और एम का मतलब है मेरे दोस्तों मैपिंग। अब समझिए इसको कि मैं क्यों कह रहा हूं असीम पोर्टल जो है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब क्या होता है, कौशल युक्त दोस्तों। कैसा, कौशल युक्त, या फिर मैं कह दूं क्या,
या फिर मैं कह दूं दक्ष व्यक्ति, कुशल कर्मचारी होना चाहिए। केवल कर्मचारी नहीं दोस्तों, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कर्मचारी है, और इस कर्मचारी की नियुक्ति करने वाला जो नियुक्ता है दोस्तों, एम्प्लॉयर जो है। ध्यान रखना, यहां पर कर्मचारी भी है और साथ में नियोक्ता भी है, एम्प्लॉय भी है और साथ में एम्प्लॉयर, जो जिसने उसे रोजगार दिया है वो भी है मेरे दोस्तों। और इनकी क्या करना है? इनकी मैपिंग करना, इनकी पहचान करना। क्या करना? इनकी पहचान करना। मतलब भारत को अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है दोस्तों, तो कैसे कुशल कर्मचारी और कुशल नियोक्ता हमारे पास में होने चाहिए, इनकी पहचान करना और इनके लिए आजीविका के नए अवसर तलाशना। क्या करना? इनके लिए जो इनकी आजीविका है दोस्तों, इसके नए अवसर तलाशना। यही होगा किसके अंदर? यही होगा किस मंत्रालय के अंदर? असीम पोर्टल के अंदर। फिर सुनिएगा, असीम पोर्टल का मतलब क्या है दोस्तों? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। मतलब किसकी मैपिंग करेंगे दोस्तों? किसकी पहचान करेंगे? एम्प्लॉय की, कर्मचारी की, और साथ में जिसने उसको नियुक्त किया है उस नियोक्ता की। लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए? स्किल्ड होने चाहिए। दोनों के अंदर दोस्तों क्या होनी चाहिए? दोनों के अंदर कुछ दक्षता होनी चाहिए, कोई कौशल होना चाहिए। किस मंत्रालय के अंदर आया है? तो उस मंत्रालय का नाम है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। और मंत्री कौन है दोस्तों? पांडे साहब मंत्री हैं इसके, महेंद्र नाथ पांडे। क्या नाम है इनका? महेंद्र नाथ पांडे जो है वो इसके मंत्री हैं। तो ध्यान रखना। और दोस्तों ये मंत्रालय 2014 में ही अस्तित्व में आया। कब? 2014 में ही अस्तित्व में आया यह मंत्रालय। मोदी जी के साथ में, जो गुजराती दिमाग है उनके साथ में ही ये मंत्रालय अस्तित्व में आया 2014 के अंदर। अच्छा नहीं, बेहद अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, असीम पोर्टल का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपके सामने है अगला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में जनजातीय मामले मंत्रालय ने गोल परियोजना के तहत, किसके तहत? गोल परियोजना के तहत वेबिनार आयोजित किया है। ये परियोजना किसके साझा प्रयास से क्रियान्वित की जा रही है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गोल परियोजना। ये क्वेश्चन हमने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर भी देखा था और यहां भी देखा है। मेरे लाडलो एक बात याद रखना, जिस चीज को जितनी बार रिवाइज करोगे ना, वो कभी धोखा नहीं देगी, वो बेवफा नहीं होगी दोस्तों। जब जब गैप आएगा आपकी पढ़ाई और आपके बीच में, समझ लेना वो आपको धोखा देने वाली है, बेवफा निकलने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, बिल्कुल तैयारी मजबूती के साथ करो और ये ठान लो अब की बार कि अब की बार तो जी जान लगा देनी है दोस्तों। किसको? अपने लक्ष्य को पाने में। या तो जाने दो या फिर जान लगा दो। क्या? या फिर जान लगा दो। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं दोस्तों, हो कुछ भी सूरत बदलनी चाहिए आपकी दोस्तों। सरकारी जो नौकरी, जो भी आपका लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य तक पहुंचने चाहिए। उसके लिए दोस्तों मुझे मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है अपने अर्जुनों के ऊपर कि पेपर की धज्जियां निश्चित उड़ेगी, करंट अफेयर निश्चित नागिन डांस करेगी। देखिए दोस्तों, ये गोल परियोजना जो है, कौन सी परियोजना है? गोल परियोजना। अगर आपसे पूछ ले कि जो गोल परियोजना है दोस्तों, ये गोल परियोजना का मतलब क्या है, तो मेरे लाडलों देखिए आपके सामने फोटो, समझिए, समझ जाओगे। ये मंत्रालय कौन सा? ये वाला मंत्रालय है मेरे दोस्तों जनजातीय मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? जनजातीय मंत्रालय। और दोस्तों जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा इसके मंत्री हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यहां पर है फेसबुक दोस्तों, और इस फेसबुक के कौन है? इस फेसबुक के हेड हैं मार्क जकरबर्ग। कौन है दोस्तों? मार्क जकरबर्ग। बढ़िया है मेरे लाडलो, चाइना में पैदा नहीं हुए। कौन? मार्क जकरबर्ग चाइना में पैदा नहीं हुए, वरना क्या होता दोस्तों, टिकटॉक तो गयो, उसके साथ में फेसबुक भी क्या होता, चला जाता। अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि ये जो गोल है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि इस गोल की फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों गोइंग ऑनलाइन
गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्या है इसकी फुल फॉर्म? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, मतलब कि लीडर नेता की तरह क्या करना है, ऑनलाइन क्षेत्र में उतरना है दोस्तों। कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक नेता की तरह, नेतृत्व करने वाले की तरह। तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यह है दोस्तों इस गोल की फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछ ले कब स्टार्ट हुआ था, तो मेरे दोस्तों 2019 के अंदर इसका पहला चरण हुआ था और 2020 के अंदर इसका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान रखना। अब आइए दोस्तों अपने सवाल की तरफ। जो गोल परियोजना है, मैंने आपसे कहा 2019 के अंदर इसे स्टार्ट किया गया दोस्तों और 2020 के अंदर इसका दूसरा चरण स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे जनजातीय युवा हैं, जो दोस्तों आदिवासी क्या है, जो आदिवासी युवा हैं और आदिवासी महिला हैं, आदिवासी युवा है मेरे लाडलो और आदिवासी महिला है, उन्हें क्या करना, उन्हें डिजिटल एजुकेशन देना। कौन सी एजुकेशन देना? उन्हें डिजिटल एजुकेशन देना। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें टिकटॉक फेसबुक चलाना सिखाना मेरे दोस्तों। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि टिकटॉक या फिर फेसबुक चलाना दिखाना है दोस्तों। डिजिटल एजुकेशन उन्हें देना है जिससे कि वो रोजगार प्राप्त कर सके दोस्तों और ऑनलाइन फील्ड में क्या कर सके, खुद को डिजिटली साउंड कर सके। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन उन्हें देना है और कितनों को ट्रेंड करना है? तो टारगेट रखा गया है 5000 को ट्रेंड करना है, 5000 को प्रशिक्षण देना है, इन्हें ट्रेंड करना है दोस्तों। इस कार्यक्रम के तहत कौन करेगा? फेसबुक करवाएगा। कौन दोस्तों? फेसबुक करवाएगा। अच्छा सवाल है, निश्चित याद रखना। गोल कार्यक्रम क्या है दोस्तों? तो गोल कार्यक्रम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स और दोस्तों फेसबुक की सहायता से 2019 फरवरी में ये स्टार्ट हुआ था। 5000 को ट्रेंड करना है। कौन से दोस्तों? आदिवासी युवा और महिलाओं को डिजिटली साउंड करना है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि स्थगित कर दी है? दोस्तों इसको समझना, एक्चुअली में ये हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि स्थगित नहीं की लाडलो, ये सारा की सारा माजरा किसका है? ये ड्रैगन का है, चाइना का है। किसका है दोस्तों? चाइना का माजरा है ये। अब समझना आप ये उद्देश्य क्या है साथियों। हांगकांग जो है, सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, यहां पर आपको मैप में दिखेगा कौन दोस्तों? ये है हमारा भारत। कौन है? भारत है। और यहां पर बैठा है दोस्तों चीन, और इस चीन के पास में ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है हांगकांग। आराम से समझना, निश्चित पेपर में पूछेगा दोस्तों, आप आराम से समझिए। हांगकांग जो है लाडलो, ये हांगकांग पहले किसके अधीन था? इंग्लैंड के अधीन था। किसके अधीन था? इंग्लैंड के अधीन था। और दोस्तों इंग्लैंड ने इसे 1997 में, कब? इंग्लैंड ने इसे 1997 में किसे दे दिया? चीन को दे दिया। क्या कहकर दिया? यह कहकर दिया कि आप हांगकांग की जो स्वतंत्रता है इसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जो इसकी इंडिपेंडेंस है दोस्तों हांगकांग की, इसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लेकिन चाइना आप जानते हो ड्रैगन है मेरे दोस्तों। कौन है? निगलने वाला है। इसने क्या करा है? इसने हांगकांग के अंदर एक कानून लेकर आया जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे कहते हैं दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी लॉ। और इस कानून के तहत क्या कहता है? इस कानून के तहत मेरे दोस्तों चीन कहता है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन क्या कहता है कि दोस्तों उम्र कैद की सजा होगी। किसकी सजा होगी? उम्र कैद की सजा होगी। किसे? जो विदेशियों के साथ प्रभाव को बढ़ाएगा। किसको? विदेशियों के साथ दोस्तों अपने जो प्रभाव है उसे बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट, आतंकवादी घटनाएं करेगा हांगकांग के अंदर। और तीसरा पॉइंट मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसकी राष्ट्रीय सुरक्षा? तो चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा। किसकी दोस्तों? चीन की। इसका मतलब ये हुआ कि हांगकांग किसका हो गया? हांगकांग पूरी तरह चीन का हो गया। इस चीज का विरोध किसने किया? इस चीज का विरोध दोस्तों
अमेरिका ने किया, फिर इंग्लैंड ने किया, और फिर दोस्तों अब किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। और ऑस्ट्रेलिया ने तो मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने तो ये तक कह दिया कि अगर किसी हांगकांग वासी को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता वो ले सकता है। दूसरा, कोई स्टूडेंट हांगकांग का है, वो ऑस्ट्रेलिया में अपना नया जीवन स्टार्ट करना चाहे तो भी कर सकता है। और तीसरा मेरे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के बीच में जो एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी थी, जो प्रत्यर्पण संधि थी, वो आज से समाप्त, क्या लाडलो, आज से समाप्त कर दी जाती है। कारण क्या है? कारण है दोस्तों ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो कौन लेकर आया? जो चीन हांगकांग के अंदर लेकर आया। और इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों हांगकांग के साथ जो प्रत्यर्पण संधि थी, जो एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी थी, इसे समाप्त कर दिया। दिमाग में क्वेश्चन घूमना चाहिए, प्रत्यर्पण क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है कि अगर किसी ने अपराध हांगकांग में किया और वो कहां भाग गया? ऑस्ट्रेलिया भाग गया, तो ऑस्ट्रेलिया उसे दोस्तों वापस कहां पर? वापस हांगकांग को देगा। इसे कहते हैं एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी या फिर प्रत्यर्पण संधि। तो मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछ ले कि हांगकांग के साथ किसने स्थगित कर दी है? ऑस्ट्रेलिया ने कर दी है। अब दोस्तों आइए घूमने चलते हैं, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया घूमने चलते हैं। राजधानी क्या है? राजधानी है कैनबरा। दोस्तों आपको मैप दिख ही रहा होगा, आइए करते हैं पोस्टमार्टम इस मैप का। देखिए मेरे दोस्तों, राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। दूसरा मैंने कहा आपसे, यहां पर दोस्तों एक प्रवाल भित्ति है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। हमने कवर भी किया था मेरे लाडलो इसे, महान प्रवाल भित्ति। क्या नाम है इसका? महान प्रवाल भित्ति, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो यहीं पर एक दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और मेरे दोस्तों दो बड़ी फेमस नदी है, एक नदी है मर्रे और एक नदी है डार्लिंग। क्या है दोस्तों? मर्रे और डार्लिंग नदी पूछ ले आपसे, ये भी लाडलो कहां पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और यहीं पर मरुस्थल दोस्तों, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल, आपको मैंने याद कराया था, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। कौन सा है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। और इसके साथ में दोस्तों, इसके साथ में ही सिम्पसन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल, ये भी कहां पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही अंदर है। और मेरे दोस्तों इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में जो अभी हाल ही में आग लगी थी, उस आग में सबसे अधिक किस जीव को नुकसान हुआ था? ध्यान रखना, पेपर में निश्चित दोस्तों कंगारू ऑप्शन आएगा। कौन सा? कंगारू आएगा। लेकिन जो जीव सबसे अधिक नुकसान पहुंचा ऑस्ट्रेलिया में, वो था मेरे दोस्तों कोआला। क्या नाम था उसका? कोआला जीव। और आपको यह भी याद होगा मेरे लाडलों, इसके साथ में कि ऑस्ट्रेलिया ने 10,000 ऊंटों को मारने का क्या दिया था? आदेश दिया था 10,000 ऊंटों को मारने का। वो भी किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया ने दिया। तहे दिल से क्या करना है? इसका पोस्टमार्टम करना है। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन जो है वो यहां के प्रधानमंत्री है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री है मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के। और इसकी जो मुद्रा होती है वो डॉलर होती है। क्या होती है? डॉलर इसकी मुद्रा होती है। और ये देख लीजिए आपके सामने है स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में सत्य कथन है। आज मेरे कुछ शेर सैनी जल्दी जाग करके लाइव क्लास का आनंद ले रहे हैं। और मेरे दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं, आप खुद अनुभव करेंगे लाइव क्लास लेने के बाद में कि लाइव क्लास का जो आनंद है ना, वो लाडलों बाद में नहीं आता। लाइव क्लास के अंदर आप अपने सवाल लिख सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं ना कि सर ऊंटों की खरीद फरोख्त चलेगी, बिल्कुल दोस्तों चलनी है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। हमें आनंद लेना है किसका? क्लास का आनंद लेना है दोस्तों। और भूरियो आएगा जाएगा, छोड़िए भूरियो को, यहां पर आइए मेरे साथ में। देखिए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, लीजिए दोस्तों एक और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी
मुद्रा भंडार के संबंध में सत्य कथन है और मुझे पूरा विश्वास है। जय माता दी ऑप्शन नंबर डी। क्या जय माता दी ऑप्शन नंबर डी आप लगाने वाले हो दोस्तों? इसके अंदर ऐसा नहीं करना, तुक्का एक्सपर्ट हो, गप नहीं मारनी है। सुनिए मेरी बात को, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है इसे कहते हैं मेरे लाडलो फॉरेक्स। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसे फॉरेक्स। इसका दूसरा नाम है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या नाम है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अगर आपसे पूछ ले कि फॉरेक्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। और आपको याद होगा मेरे दोस्तों, इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं? इसके अंदर 4 चीजें आती हैं। पहला आता है इसके अंदर गोल्ड, सोना आता है। दूसरा आता है दोस्तों इसके अंदर विदेशी मुद्रा। क्या आती है? विदेशी मुद्रा, जैसे कि मेरे लाडलो डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, योन है, ये आती हैं। तो गोल्ड हो गई, विदेशी मुद्रा हो गई। तीसरा इसके अंदर आता है एसडीआर। अब देखिए एक और नया सवाल आ गया, एसडीआर क्या होता है? और चौथा आता है दोस्तों आईएमएफ के अंदर जो हमारा रिजर्व है, क्या है? जो भंडार है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमएफ का आ गया। हमें लाडलो पूरी तरह पोस्टमार्टम करना है हर सवाल का, कोई भी क्वेश्चन हमारी रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए। तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करूं तो गोल्ड आता है, विदेशी मुद्रा आती है, एसडीआर आता है और एक आईएमएफ आता है जिसकी रिजर्व, हमारा जो भंडार वहां पर स्थित है। अब देखिए भारत का विदेशी भंडार जो है वो 600 अरब डॉलर नहीं लाडलो, 500 को पार कर चुका है और लगभग 513 अरब डॉलर है। कितना है? 513 अरब डॉलर। पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, इसे फॉरेक्स के नाम से जानते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि इसे फॉरेक्स के नाम से जानते हैं। ये भंडार वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं लाडलो, ये आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन। किसके अधीन आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन। तो 3 और सवाल तैयार करने हैं। पहला पॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि इसकी स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, तो 1934 के अधिनियम से हुई थी और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और आपको पता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। और मेरे दोस्तों इसके जो वर्तमान में शक्तिकांत दास जो हैं वो इसके वर्तमान में क्या है? गवर्नर है। मुंबई की बात आई है दोस्तों, और सदी का महानायक किससे पीड़ित है? कोरोना पीड़ित है। लेकिन एक लाइन जो उनकी हमेशा अपने दिमाग में रखना कि तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये वक्त है निकल जाएगा दोस्तों, ये वक्त है निकल जाएगा। वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। तो दोस्तों उनकी ये लाइन हमेशा दिमाग में याद रखना, आपको अंदर से क्या करेंगी? अंदर से झकझोर देगी दोस्तों ये लाइन। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इसके बाद में मेरे दोस्तों हम बात करते हैं किसके ऊपर? एसडीआर के बारे में बात करते हैं। इसे बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, जो एसडीआर है इसका मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब आप कहोगे ये क्या बीमारी है? तो मेरे लाडलो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है ये मुद्रा है किसकी? आईएमएफ की मुद्रा है। जैसे हमारी रुपया है ना दोस्तों, ऐसे ही आईएमएफ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है। और आईएमएफ की बात करूं तो जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है 1944 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। और ये वाशिंगटन डीसी दोस्तों किस नदी के किनारे है? पोटामैक नदी के किनारे है। और विश्व की चौधरी की क्या है? विश्व की चौधरी की राजधानी है। तो सारे पॉइंट अच्छे से याद रखना। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हिंदी में कहते हैं विशेष आहरण मुद्रा। क्या बोलते हैं? विशेष आहरण अधिकार। तो अगर आपसे पूछ ले कि एसडीआर किसकी मुद्रा है? आईएमएफ की मुद्रा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुद्रा है। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। यह किस देश की विश्व विजेता टीम
के सदस्य थे। ये नाम आपको याद नहीं होगा दोस्तों, कौन सा? जैक चार्ल्टन। तो हम क्या करते हैं, हमारी दोस्तों देसी भाषा में इनका नाम लालटेन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लालटेन। तो ध्यान रखना, जैक लालटेन का क्या हो गया मेरे दोस्तों? जैक लालटेन का निधन हो गया है। और ये लालटेन साहब कहां के थे? ये थे इंग्लैंड के। कहां के थे? इंग्लैंड के थे लालटेन साहब। तो जैक लालटेन का निधन हो गया मेरे दोस्तों, और ये कहां के थे? इंग्लैंड के थे। कौन सा खेल खेलते थे? ये खेल खेलते थे दोस्तों फुटबॉल का। कौन सा खेल खेलते थे? फुटबॉल का खेल खेलते थे। मुझे लगता है दोस्तों जो राजनीति है ना, उसे भी ओलंपिक में अगर ले ले तो मैं आपसे निश्चित कहता हूं दावे के साथ, भारत के आगे पीछे कोई नहीं होगा। हर बार गोल्ड जीत के लाएगा कौन दोस्तों? राजनीति के अंदर भारत जो है वो गोल्ड जीत के लाएगा। एक बार ओलंपिक के अंदर दोस्तों राजनीति को और ताश के पत्तों को, कार्ड्स को शामिल कर ले, फिर देखना गोल्ड की झड़ी लगा देगा कौन लाडलो? भारत जो है गोल्ड की झड़ी लगा देगा। इंग्लैंड जो है दोस्तों, इसकी फुटबॉल टीम के अंदर कौन थे? जैक लालटेन साहब थे। और ध्यान रखना है, इसकी विश्व विजेता टीम में थे दोस्तों, और इसको जिताने वाले भी थे कौन? जैक लालटेन साहब। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया दोस्तों, मात्र 85 वर्ष की आयु में। इंग्लैंड की बात करूं, आप जानते हो दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वो लंदन है, और ये किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। किसके किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। अगला प्रश्न जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि जो इंग्लैंड है इसी के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री है। और आप जानते हो मेरे दोस्तों, ये क्या है? ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, फिर आकर के वापस दोस्तों इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जीत हासिल की है, और वापस से दोस्तों इंग्लैंड के अंदर अपना कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न देखिए, देख लीजिए मेरे दोस्तों, जो लालटेन साहब है वो आपके सामने। अब देखिए, केवल 5 मिनट और मेरे साथ में रुकिए दोस्तों। किसके साथ में? ये जो रिवीजन श्रृंखला है उसके बाद में एक योजना का प्रश्न और गायत्री मंत्र। जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो आज नए नए जुड़े, मैं उनसे फिर कह रहा हूं, लगातार 6 दिन राष्ट्रीय उद्यान रिवाइज कराऊंगा, और 7वें दिन देखना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके सपनों में आएंगे। क्या दोस्तों? हाँ, वो सपनों की रानी वाला जो गाना था ना, उसमें रानी की जगह राष्ट्रीय उद्यान आने वाला है 6 दिन के बाद आपके सपनों में। बस 6 दिन दोस्तों, 5-5 मिनट मुझसे सुनते जाइएगा। देखिए, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस था। इसे 11 जुलाई को बनाया जाने का कारण था, मैंने कहा आपसे 1987 में। और 1987 में क्या हुआ दोस्तों? देखिए, 1 और 9 कितने हो गए? 10 हो गए, और 8 और 7 कितने हो गए? 15 हो गए, और 15 में से 10 गए दोस्तों, बचे कितने? 5। तो इस दिन विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 5 अरब हो गई थी। लेकिन 1989 कब? 1989 में दोस्तों इस दिवस को बनाना प्रारंभ किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दिवस बनना प्रारंभ कब हुआ? 1989 में हुआ। लेकिन 1987 में कितनी? 5 अरब जनसंख्या हो गई थी पूरे विश्व की। और 2027 में दोस्तों भारत क्या होगा? भारत पहली रैंक पर होगा, किसमें? जनसंख्या के मामले में। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत कंजूर की 5 पांडुलिपियां पुनः मुद्रित की गई हैं। कंजूर पांडुलिपियां क्या होती हैं? जो कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये कहां की है? मंगोलिया की। कुछ याद आया मंगोलिया सुन के? सैंडविच याद आया होगा। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, ऊपर जो है वो कौन है? ऊपर है रसिया, रूस है, और नीचे कौन है? नीचे है मेरे दोस्तों चाइना, और इसके बीच में कौन है? इसके बीच में है मंगोलिया। यह है एक सैंडविच कंट्री या फिर बफर कंट्री। कैसी है? बफर कंट्री या फिर सैंडविच कंट्री। राजधानी क्या है? राजधानी है मेरे दोस्तों उलन बटोर। क्या राजधानी है? उलन बटोर। और आपको पता है यहीं के थे कौन? चंगेज खान जो थे, जो आक्रमणकारी थे, मंगोल के आक्रमणकारी चंगेज खान, वो यहीं के थे। कंजूर की बात करूं तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध ने जो भी आदेश दिए वो सभी आदेश कहां पर है दोस्तों? कंजूर धार्मिक ग्रंथ के अंदर है, जो मंगोलिया का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है मेरे लाडलो महात्मा बुद्ध से। किससे है? महात्मा बुद्ध से। और याद कीजिए, अभी गुरु पूर्णिमा के दिन
दोस्तों महात्मा बुद्ध, आपको याद है धम्म चक्र दिवस, जिसे श्रीलंका में मसाला पोहा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? असाला पोहा कहते हैं। अब देखिए मैं बात करूं अगर कंजूर की दोस्तों, तो इसके 108 अंक है। कितने हैं? 108। इसमें से 5 जो अंक है इनका पुनर्मुद्रण भारत के अंदर, इनकी रीप्रिंट हुई है दोस्तों भारत के अंदर। अगले प्रश्न पर आइए। हाल ही में रीवा मेगा सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है। यह परियोजना विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी रखती है? दोस्तों कहां पर है ये है मामा की नगरी मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है? मध्य प्रदेश, जहां पर दोस्तों महाराज किसके साथ होली है? शिवराज के साथ होली है। और वो महाराज कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, क्या महाराज कोशिश कर रहे हैं कि राफेल का पायलट भी मिल जाए। क्या? राफेल का पायलट भी मिल जाए। देखिए जो रीवा मेगा सौर पावर प्लांट है, इसके 750 मेगावाट क्या है? विद्युत उत्पादन क्षमता है। 250 इंटू 3 कितनी इकाई है? 3 इकाई है 250 की दोस्तों, तो टोटल 750 मेगावाट है। और ये एशिया का क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है रीवा मेगा सौर परियोजना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव और श्रीलंका खसरा और रूबेला मुक्त हुए हैं। भारत ने इनसे मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैंने आपसे कहा दोस्तों कि भारत 2020 लक्ष्य, और भारत ऐसा ही लक्ष्य रखता है जो कभी हाथ में आए नहीं। तो 2020 का दोस्तों भारत का क्या है? टारगेट है। अब देखिए खसरा है और एक है रूबेला मेरे दोस्तों। खसरा को बोलते हैं क्या? मीजल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीजल्स कहते हैं। और रूबेला को बोलते हैं जर्मन खसरा। क्या बोलते हैं? जर्मन खसरा कहते हैं। आपको पता है इनमें दोस्तों क्या होता है? शरीर पर लाल लाल छोटे छोटे चकते निकलते हैं, दाने निकल जाते हैं, बुखार होता है दोस्तों, और खांसने से छींकने से बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए आइसोलेशन में बिल्कुल अलग रखते हैं दोस्तों किसे, जिसे ये रोग होता है। और गर्भवती महिलाओं में कौन सा होता है अधिक रोग? वो होता है जर्मन खसरा या फिर रूबेला दोस्तों। और श्रीलंका भाई भाई की सरकार है, याद है आपको। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल इंडिया वीक का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में किस सुप्रसिद्ध सितार वादक को 100वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है? और आपको पता है दोस्तों सितार बजाने में कौन एक्सपर्ट है? जिनका महादेव का क्या चल रहा है दोस्तों? महीना चल रहा है। क्या? वो महादेव भोले बाबा दोस्तों, वो सितार बजाने में क्या है? वो एक्सपर्ट है। तीसरी आंख खोल के सितार बजाते हैं दोस्तों वो। तो रविशंकर जो है, जो भोले बाबा है दोस्तों, उनसे संबंध है रविशंकर प्रसाद का, जिनका 100वां जन्म दिवस है और ये सितार वादक थे। ग्लोबल इंडिया वीक की अगर बात करूं मेरे दोस्तों, तो किस प्रकार पूरे विश्व को और किस प्रकार भारत का पुनर्जीवन करना है? क्या करना है? पुनर्जीवन करना है, या फिर भारत का दोस्तों पुनरुत्थान करना है। ये किसके अंदर था? इसके अंदर इसमें बातचीत होती है और लगभग 30 देशों के दोस्तों, 30 देशों के प्रबुद्ध लोग, विद्वान लोग इसमें बातचीत करते हैं। किसके अंदर? ग्लोबल इंडिया वीक के अंदर। अगला प्रश्न, भारत और यूरोपियन संघ की 15वीं शिखर बैठक इसी माह किया जाना प्रस्तावित है। इसकी 14वीं शिखर बैठक आयोजित की गई थी 2017 में। और कहां पर दोस्तों? दिल्ली के अंदर। कहां पर हुई थी? दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी। अब अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। यूरोपियन संघ, आपको याद है वो मैंने कल आप दोस्तों जब सैटरडे को, शनिवार को हम मिले थे, तो मैंने वो आपको हाथ दिखाए थे ना दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि हाथ देखिए, भारत ने किसका पकड़ा है? यूरोपियन यूनियन का। किसका पकड़ा है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन का। तो ध्यान रखना है, जो यूरोपियन यूनियन है मेरे दोस्तों, इस यूरोपियन यूनियन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहले 28 मेंबर थे, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 27 है। और दोस्तों इससे कौन अलग हो गया? इससे अलग हो गया ब्रिटेन। कौन अलग हो गया? ब्रिटेन अलग हो गया। और इसे कहते हैं हम ब्रेक्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट कहते हैं। और मेरे दोस्तों ब्रेक्जिट करवाने में बोरिस जॉनसन जो है, जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, सबसे अधिक भूमिका है ब्रिटेन को एग्जिट करवाने। 2017 में दिल्ली के अंदर ये हुआ था। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। क्या है? यूरो। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय निजी न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी? याद है मेरे लाडलो? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली। कौन? नेपाल की
प्रधानमंत्री केपी ओली और दोस्तों जो चीन की जो राजदूत थी, उन दोनों के बीच में अवैध संबंध किसने बता दिए? वो दोस्तों भारत की जो मीडिया है, निजी न्यूज चैनल जो है, उन्होंने बता दिए। इसलिए दूरदर्शन को छोड़कर सबको क्या कर दिया? दूरदर्शन को छोड़कर सबको बैन कर दिया। किसने दोस्तों? नेपाल ने। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आपको याद है, ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोम बाम को बनाया गया है। कारण क्या है दोस्तों? कारण तो है मुश्ताक अहमद के स्थान पर, क्योंकि मुश्ताक अहमद जो है वो लगातार 3 बार तक क्या रह लिए दोस्तों? हॉकी इंडिया के पद पर रह लिए। इसलिए खेल मंत्रालय ने कहा कि आप अधिकतर 2 बार रह सकते हैं, इसलिए आपको अपना त्याग पत्र देना होगा। और कौन बन गए दोस्तों? ज्ञानेंद्रो निगोम बाम बन गए। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ करार किया है? तो वो है दोस्तों फ्लिपकार्ट। आप जानते हो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने दोस्तों बंगलुरु में स्टार्ट करी फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी। और आपको पता है इसी का दोस्तों एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है समर्थ पहल। कौन सी पहल है ये? समर्थ पहल। इसी के द्वारा कर्नाटक के जो स्थानीय कला और शिल्प है, इन्हें मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा। क्या दोस्तों? इन्हें मार्केट, या फिर मैं कह दूं इन्हें बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा फ्लिपकार्ट के द्वारा। हाल ही में एशिया कप 2020 स्थगित किया गया है, जो 2021 में कहां होगा? जहां भाई भाई की सरकार है, श्रीलंका के अंदर होगा। कहां पर होगा? श्रीलंका के अंदर होगा। ये 2020 में दोस्तों इसकी मेजबानी करने वाला देश कौन था? वो था नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। लेकिन मेरे लाडलो, ये क्या हो गया? ये स्थगित हो गया। 2021 में श्रीलंका करेगा और वापस से 2022 में कौन करेगा? तो 2022 में मेरे दोस्तों वापस से पाकिस्तान ही करने वाला है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, योजना संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो रिवीजन श्रृंखला है या फिर ये योजना संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें मेरे कुछ साथी वापस क्यों चले जाते हैं? मेरे लाडलो, हर चीज महत्वपूर्ण है क्लास की। या तो दवा लो तो पूरी लो दोस्तों, या फिर उसे लो ही मत, क्योंकि वो फायदा नहीं करने वाली। क्योंकि मेरे साथियों यूट्यूब पर भरमार है किसकी? यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की भरमार है दोस्तों। लेकिन पढ़ने से क्या होगा अगर वो करंट अफेयर्स आपके दिमाग के अंदर नहीं जाए? बेजान दारू वाला जितना इस क्लास के शेर शेरनी को याद होगा ना, वो किसी को याद नहीं हो सकता कि बेजान दारू वाला क्या है? एक प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर है। और कमाल तो तब हुआ जब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर निर्मल सर ने जब वो सवाल पूछा और सामने वाले ने क्या कर दिया? उसका गलत आंसर दे दिया। दोस्तों वो था अनप्रेडिक्टेबल। क्या था? मतलब जिसकी मैं सोच नहीं सकता वो काम हुआ था दोस्तों बेजान दारू वाला के संबंध में। अब देखिए एक योजना है लाडलो जिसका नाम है 4 धाम परियोजना। कौन सी है? 4 धाम परियोजना, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर है ये 4 धाम परियोजना। एक स्थान है गंगोत्री, एक स्थान है दोस्तों यमुनोत्री, एक स्थान है केदारनाथ और एक स्थान है मेरे लाडलो बद्रीनाथ। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए एक परियोजना स्टार्ट की गई जिसका नाम है 4 धाम परियोजना। क्या है दोस्तों? 4 धाम परियोजना। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए है कि इसी 4 धाम परियोजना में एक सुरंग बनाई गई जिसका नाम है चंबा सुरंग। और दोस्तों ये चंबा सुरंग जो है वो लॉकडाउन में बनाई गई, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कब बनाई गई है? लॉकडाउन में बनाई गई। किसने बनाई लाडलो? तो ये बनाई BRO ने। किसने बनाई? BRO। BRO का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीमा सड़क संगठन। अब देखिए सीमा सड़क संगठन की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और अगला प्रश्न मेरे लाडलो, ये किस मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय के
अधीन है। और इसका कार्य क्या है? सीमाओं पर सड़क का निर्माण करना, सीमाओं पर दोस्तों सड़कों और पुलों का रख रखाव करना। तो इसका आंसर क्या है? चार धाम परियोजना उत्तराखंड के अंदर। कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर चार धाम परियोजना है। और दोस्तों नितिन गडकरी क्या है? वर्तमान में मंत्री है। कहां के लाडलो? वर्तमान में मंत्री है नितिन गडकरी। और आपको पता है नितिन गडकरी के बारे में, राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री भी यही है। और दूसरा पॉइंट मेरे दोस्तों, जो हमारा एमएसएमई मिनिस्टर है वो भी यही है। अब आइए मेरे दोस्तों किसकी ओर? गायत्री मंत्र की ओर। किसकी ओर? गायत्री मंत्र की ओर। आराम से सुनना दोस्तों, 5 मिनट के अंदर भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको मैं याद कराऊंगा और लगातार 6 दिन याद कराऊंगा। फिर देखना मेरे दोस्तों, 6 दिन जब मैं याद कराऊंगा ना तो धज्जियां उड़ जाएंगी। किसकी? दोस्तों राष्ट्रीय पार्क की। आपकी उंगलियों के ऊपर डांस करेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान से स्टार्ट करता हूं। राजस्थान में मेरे साथियों आपको पता है केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात के अंदर मेरे लाडलो, गुजरात के अंदर गिर और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में महाराष्ट्र में दोस्तों, तो महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा में महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। केरल के अंदर दोस्तों एराविकुलम और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु के अंदर बात करो तो मुकुर्ती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश में एनाकोंडा नहीं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। तेलंगाना के अंदर दोस्तों मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा पटनायक साहब के यहाँ पर सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। दीदी की नगरी वेस्ट बंगाल में मेरे दोस्तों दीदी की नगरी वेस्ट बंगाल में जल्दापारा और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय में नोरक्रेक है। मणिपुर दोस्तों काबुल लामजाओ, डांसिंग डियर, नाचने वाला हिरण। उसके बाद में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। असम के अंदर काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम के अंदर दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और रिंकिया के पापा बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों इसके साथ में ही उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जो नगरी है, नवाबों की नगरी, वहां पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद में उत्तराखंड दोस्तों देवों की नगरी में जिम कार्बेट, नंदा देवी और साथ में राजाजी नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी नेशनल पार्क है। और लद्दाख जो हमारा कलेजा है दोस्तों, वहां पर हेमिस नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर के अंदर दाचिंगम नेशनल पार्क है। दोस्तों हरियाणा जो है वहां पर कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। और छत्तीसगढ़ के अंदर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय मेरे दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संसद रत्न जो पुरस्कार है वो 2 राज्यसभा सदस्यों और 8 लोकसभा सदस्यों को मिला है। तो टोटल कितनों को मिला है? 2 + 8 10 को मिला है दोस्तों संसद रत्न पुरस्कार। और ये स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने स्टार्ट किया था मेरे दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। इनके कहने पर यह स्टार्ट हुआ था। बुक की बात करूं तो सुमित्रा महाजन की बुक है मातोश्री बुक। क्या नाम है दोस्तों? सुमित्रा महाजन की बुक है मातोश्री बुक। और इसमें दोस्तों जो अहिल्याबाई होलकर हैं इनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट बुक है सुमित्रा महाजन। तो याद होगा दोस्तों सुमित्रा महाजन भारत की क्या रह चुकी है? आपको याद है सुमित्रा महाजन के बारे में? एक लाडलो सुमित्रा महाजन जो थी आपको पता है ये भारत की क्या रह चुकी है? लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं। कौन? सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुमित्रा महाजन वर्तमान में जो सुमित्रा महाजन है उनकी बात कर रहा हूं, लोकसभा स्पीकर रह चुकी है। कौन? सुमित्रा महाजन। अब देखिए कल का फूल पत्ती वाला सवाल, हाँ ये मैंने याद कराने की आपको गारंटी दी थी ना। अब देखिए मनोज मुकुंद नरवाणे जो भारत के थल सेना प्रमुख हैं यह हैं। देखिए दोस्तों मनोज मुकुंद नरवाणे। आप किसको पकड़ लीजिए? आप मुकुंद को पकड़ लीजिए। किसको दोस्तों? मुकुंद को पकड़ लीजिए। यहां पर दिक्कत किसकी आ रही है? 6, 8, 7, 9 की आ रही है ना। अभी देखना दोस्तों इस मुकुंद में किसको पकड़िए मेरे लाडलो? इस मुकुंद के अंदर कै को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ लीजिए? कै को पकड़ लीजिए। और इस कै में दोस्तों किसको पकड़ोगे? गौर से देखो मेरे लाडलो, आपने गौर नहीं किया वरना आप निश्चित पकड़ लेते किसे?
इसे पकड़ लेते दोस्तों। ये क्या है? अरे ये 8 ही तो है, गौर से देखो, ये 8 ही तो है दोस्तों। इसे बाहर निकाल लो और ये कौन सा बन गया? ये बन गया 8। तो मतलब कि 28वें नंबर के क्या बन गया दोस्तों? 8 बन गया। तो 28वें नंबर के थल सेना आर्मी के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार डांस करेगी। हर चीज आपकी उंगलियों के ऊपर शिद्दत होनी चाहिए याद करने की दोस्तों, कोई भी चीज कठिन नहीं होती। अगला प्रश्न दोस्तों, जो अगला पॉइंट है हमारा आज का जो फूल पत्ती वाला सवाल है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के 13वें टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत और श्रीलंका। अब देखिए, आइए घूमने चलते हैं दोस्तों। कहां पर? विश्व दर्शन पर चलते हैं। निम्न में से किस देश में एटना ज्वालामुखी स्थित है? तो बताइए मेरे दोस्तों, ये एटना ज्वालामुखी कहां पर है? इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और मेरे लाडलो, सबसे पहले आप क्या देखिए, सबसे पहले आप इस मैप को देखिए जिसमें आपको इटली दिख रहा है। कौन दिख रहा है मेरे दोस्तों? इटली दिख रहा है। और इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी है मेरे साथियों रोम। क्या है? रोम है। और ये रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। किसके है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है मेरे दोस्तों रोम। और इसी इटली का एक हिस्सा है ये वाला, जिसे सिसिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सिसिली द्वीप कहते हैं। और इसी सिसिली द्वीप पे दोस्तों एक माउंट एटना है। क्या है? माउंट एटना है। और इस माउंट एटना के अंदर जो विस्फोट हुआ दोस्तों, उसका नाम है एटना ज्वालामुखी। क्या नाम है? एटना ज्वालामुखी। अब ये विस्फोट कितना भयानक था ना, वो आप सबसे पहले उसे देखिए। उसकी भी फोटो मैंने दोस्तों यहां पर लगवाई है। देखिए ये विस्फोट कितना भयानक है। इसे कहते हैं दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है ये है मेरे लाडलो एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो माउंट एटना है वो कैसा है वर्तमान में, एक्टिव वोल्केनो है, इसके अंदर क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है दोस्तों। क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। कभी मौका मिले ना तो YouTube पे दोस्तों एक फिल्म देखना जिसका नाम है वोल्केनो फिल्म। क्या नाम है? वोल्केनो इस फिल्म का नाम है। और दोस्तों बड़ी बेहतरीन फिल्म है, आप समझ जाएंगे। विसुवियस के ऊपर बनी थी वो फिल्म। देखिए यह है दोस्तों माउंट एटना ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है, इटली के सिसिली के अंदर है। कहां पर है? इटली के सिसिली के अंदर है। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप जानते हो ये जो लावा बाहर निकल रहा है, ये लावा मेरे दोस्तों अंदर जो है वो अंदर क्या कहलाता है? तो अंदर कहलाता है ये मेग्मा। क्या कहलाता है? मेग्मा कहलाता है। और दोस्तों ये मेग्मा जब बाहर आता है तो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। क्या? लावा बन जाता है दोस्तों। अब देखिए यहां पर अगर आपसे पूछ ले, ये है इटली, जिसमें मैंने आपसे कहा यहां पर है रोम। कौन है? रोम स्थित है दोस्तों जो टाइबर नदी के किनारे। जबकि यहां पर क्या है? सिसिली स्थित है। कौन सा स्थान है? सिसिली, जिस पर माउंट एटना है। क्या है? माउंट एटना। और इटली दोस्तों आपको याद है, इटली की गंगा किसे कहते हैं? ध्यान रखना, इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। किसको बोलते हैं मेरे दोस्तों? एक नदी है यहां पर जिसका नाम है पो नदी। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये पो नदी कहां पर है? इटली के अंदर है। और इटली की गंगा कहते हैं दोस्तों किसे? पो नदी को। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मेरे लाडलो इटली। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इटली इसका सही आंसर है। अब दोस्तों बिल्कुल दिवाली के पटाखे नहीं है ये दोस्तों, दूर से दिवाली के पटाखे लगते हैं, पास जाकर देखोगे तो पता लगेगा कि ये एटम बम है। क्या है दोस्तों? एटम बम है। दूर से ही पटाखे लग रहे हैं आपको। आगे देखिए मेरे लाडलो, अगला जो प्रश्न है, मेकोंग नदी निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? सवाल पर गौर करना, किस देश से होकर नहीं गुजरती है मेकोंग नदी? और यहीं पर दोस्तों हम कल एक संगठन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आसियान। क्या नाम है? आसियाना नहीं, आसियान दोस्तों। इस संगठन के बारे में भी कल मैं आपको यहीं पर निपटा दूंगा। ऑप्शन 1 थाईलैंड है, ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार है, ऑप्शन नंबर 3 कंबोडिया और ऑप्शन नंबर 4 इंडोनेशिया। आज का सवाल है वही किसान उत्पादक संगठन के ऊपर है। और मैंने आपसे कहा था कि इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य
से दोस्तों होगा कि किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके, उसमें किसानों को लाभ पहुंच सके, उसकी उपज का उसे बेहतर दाम मिल सके, और दोस्तों विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए बेहतर सुविधाएं हो, और साथ में टेक्नोलॉजी उसे अच्छी मिल सके, लोन के लिए सुविधा हो। तो एक किसान उत्पादक संगठन बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ में किसानों के अंदर भी जागरूकता फैलानी होगी। और इसके बाद में दोस्तों आपको पता है आज 13 जुलाई है। देखिए आप अगर राजौरी टीम के साथ है ना दोस्तों, तो हम सब मिलकर के राजौरी टीम को एक दिन 100 पेज पे ले आएंगे। आज 61 पर पहुंच गए, कितने पर? 61 पर पहुंच गए दोस्तों। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप यहां जो भी पढ़ोगे आपको 6 दिन के बाद समझ में आ जाएगा कि मुझे वो सारी चीजें याद हैं। अब सिंगापुर में जब भी आएगा दोस्तों तो आपके दिमाग में घूमेगा ली ने कौन सा डांस किया था? लुंगी डांस किया था। कौन सा? लुंगी डांस किया था दोस्तों। जब भी मनोज मुकुंद नरवाणे आएगा तो वो आपको घूमता हुआ 8 निश्चित दिखेगा। लालटेन साहब इंग्लैंड के हैं जो, वो आपको निश्चित दिखेंगे मेरे दोस्तों। और यही तो तरीका होता है आपको सुबह 5:30 बजे जगाने का। यही दोस्तों सबसे बड़ी कला है कि आपको मैं जगा पाऊं सुबह 5:30 बजे। तो मेरे दोस्तों अंत में जाते जाते आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, 13 जुलाई है दोस्तों। 13 जुलाई को महा बचत ऑफर उत्कर्ष का है, और इतनी बड़ा ऑफर दोस्तों उत्कर्ष में ना तो कभी आया है, और मुझे लगता भी नहीं कि ना कभी दोस्तों ये आने वाला है 1-2 साल के अंदर। तो अगर किसी ने नहीं लिया है तो निश्चित दोस्तों लेना, आपके अंदर परिवर्तन होगा इस उत्कर्ष क्लास के द्वारा। तो हंसते रहना दोस्तों, मुस्कुराते रहना, इसी प्रकार अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। और बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं और जो हमारे कोविड-19 योद्धा है उनका सम्मान करना दोस्तों। इसी प्रकार प्यार को बनाए रखना, और अपने जो सुझाव है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।